हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नए बेहतरीन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन जो है गॉस की प्रमेय नामक जो पार्ट है उसका है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये देखना 99% तुम्हारे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसे में देखना, इसका नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, हम इसे तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे और एक एक शब्द तुमको आएगा समझ में। तो देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है एक चादर, और वो भी कैसी है, वो है अनंत विस्तार की समतल, अनंत विस्तार की एक समतल चादर है। ठीक है ना। ये है चादर कैसी है, ये तुम्हारी जो चादर है अचालक है। ये चादर कैसी है तुम्हारी, अचालक है। तो अब देखना, इसमें क्या किया हमने कि इसके ऊपर जो है, जो आवेश घनत्व है कितना है, जो आवेश घनत्व है, वो जो आवेश घनत्व कितना है, यहाँ पे आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। काहे से, सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता Q/A। यहाँ इस चीज का याद होना बहुत अति आवश्यक है। नंबर दूसरी बात, गॉस की प्रमेय। ठीक है, जो तुम्हारी गॉस की प्रमेय होती है φE बराबर Q/1/ε0, या इसे नॉट एप्सिलॉन भी बोलते हैं। हमने बताया था इसके बारे में कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। ये हमने बताया था। ठीक, ये हो गया इसका। और एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए तुम्हें, φE बराबर EdA cos थीटा। ये होता वैद्युत फ्लक्स। इन तीन फॉर्मूलों की सहायता से हम इस डेरिवेशन को बहुत आसान ही शब्दों में करेंगे। तो देखना, ये एक चादर है, वो कैसी है, हमने बताया था कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर है। हमने क्या किया कि इससे r दूरी पर, ठीक है, यहां से माना कि यहां से लेकर के यहां से जो है, इससे r दूरी पर एक हमने माना कि बिंदु P स्थित है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिंदु P स्थित है। यहाँ पे क्या है, बिंदु P स्थित मान ले। यहाँ हम बिंदु A किए दे रहे हैं, यहाँ पे B, तो यहाँ पे बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P से क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले यहाँ आइएगा कि इसके क्या है कि इस चादर की, इस चादर बोल सकते हैं या तो इसे प्लेट भी बोल सकते हैं। तो इस चादर और ना प्लेट के आर पार हमने एक काल्पनिक, आर पार कैसा का, आर पार काल्पनिक एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, वो भी कैसा, बेलनाकार। ठीक, ये तुम्हारा कैसा है, ये तुम्हारा यानी बेलनाकार है। अब यहां देखना, बिंदु A में और ना बिंदु B में, ये बिंदु A है और जो B है, यहां पे जो तल है तुम्हारा कैसा, यहां पे तल है तुम्हारा समतल है। ठीक है, ये तल तुम्हारा कैसा है, यहाँ पे समतल है। तो इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और ना जो तुम्हारा क्षेत्रफल वेक्टर है, इसकी दिशा यहाँ एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पे बिंदु A पर इसकी दिशा कैसी है, यहाँ पे समांतर दिशा है। और यहाँ बिंदु B पर भी देखना, यहाँ पे E वेक्टर और ना DA वेक्टर की दिशा कैसी है, यहाँ भी समांतर है। तो जब कोई चीज समांतर होती है तो उसके बीच में कोण 0 अंश का बनता है। और यहाँ पे बिंदु P पर देखिएगा, बिंदु P पर E वेक्टर और ना क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों की दिशाएं जो तुम्हें देखने के लिए मिल रही हैं, ये एक दूसरे, यहाँ पे कैसी हो जाएगी, ये यहाँ पे लंबवत हो जाएगी। यहाँ पे ये तुम्हारी दिशा कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ये दिशा तुम्हारी लंबवत हो जाएगी। और जब लंबवत होता है तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 अंश का बनता है। तो देखिए यहाँ पे, माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। ये हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ फॉर्मूला भी हमने बता दिया। इससे r दूरी पर, माना यहाँ पे ये दूरी r है, यहां से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लेट के दूसरी ओर एक बिंदु P' स्थित है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इससे r दूरी पर जो बिंदु P है
और यहाँ से एक स्थित है, यहाँ बिंदु हमने कितना माना, बी माना, तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, बी है। इसके आर पार हमने क्या किया कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ यानी खींचते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इससे आर दूरी पर, ठीक, यहां से प्लेट से लेकर के यहां तक आर दूरी पर हम बिंदु ए मानेंगे, ठीक, यहां से आर दूरी पे कितना, बिंदु पी स्थित है। ओके, अब देखना यहां पे बिंदु ए स्थित है। अब देखना यहां से इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हमने बताया था डी फाई ई बराबर डी ए, ले लो पहले यहां से, तो डी ए हो गया, ठीक है, यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद पी से आ जाओ, डी फाई पी हो गया, फिर इसके बाद यहां बी से आ जाओ, डी फाई बी हो गया, ठीक, ये दोनों से हो गया, मतलब सूक्ष्म भाग ले लिए अभी सबके, ठीक है। तो जब यहां से फिर क्या करेंगे हम कि अब यहां देखेंगे यहां पे कितने अंश का कुआं बना, 0 अंश का, यहां कितना बना, 90 अंश का, यहां पे ठीक 0 अंश का। तो देखना यहां पे ई डी ए कॉस कितने अंश का हो जाएगा, 0 अंश का, ये हमने लिख दिया। या यहां ये पी पर, तो ई डी ए कॉस कितना हो गया, 90 अंश हो गया। और यहां पे आए बी पे, तो यहां लिखेंगे ई डी ए कॉस कितना हो गया, 90 अंश, ठीक। और हमने यहाँ 0 अंश होगा यहां पे, ठीक। तो यहां अभी हमने बताया था कि कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 अंश का मान होता है 0 और कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो यहां देखिएगा, यहां इसका मान 1 हो गया, तो यहां मिला हमें डी ए मिला, इसका मान 0 हो गया, यहां हमें 0 मिला, यहां हमें कितना मिला, डी ए मिला, राइट। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे, एक ये है एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 2 डी ए हो जाएगा, 2 ई डी ए हो जाएगा, ठीक। अब हमने यहां पे बताया था, अब हमने तुमको यहां पे एक चीज और बताई थी कि इनमें देखेंगे कि अगर जैसे यहां पे डी लिया है, अगर हमें डी को अगर हमको हटाना है, डी को, डी होता है डिफरेंशियल, अगर इससे हटाना है तो हमें यहां पे इंटीग्रेशन के चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फाई ई बराबर 2 ई और इंटीग्रेशन लगा दिया, कितना हो गया, डी ए हो गया, ठीक। ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, तो इंटीग्रेशन डी ए बराबर, ठीक है, जब होता है डी तो इसका भाग सूक्ष्म होता है, डी 4 होता है डिफरेंशियल, इसे कहते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, समाकलन। तो जब भी यानी डिफरेंशियल को हटाएंगे, ठीक है, एक मोटी भाषा में समझना कि यहां से डिफरेंशियल को हटाएंगे तो हमें यहां पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना पड़ेगा, आराम से हट जाएगा। तो ये भाग हो गया, तो इसका क्या है, जब इसका हम समाकलन करेंगे, यहां देखिएगा हम बताएं, अगर समाकलन है और अगर dx का समाकलन करेंगे कितना होता है, 1, मतलब 1 का समाकलन वही आता है जो यहाँ पे होता है। जैसे a लिखा है तो इसका कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर यहाँ पे p होता तो यहाँ पे कितना आ जाता, p आ जाता, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना, तो डी फाई ई बराबर 2 ई ए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम चलेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से हमने बताया था, गॉस की प्रमेय जे लिखी है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर देंगे, हम 1 और 2 की क्या करेंगे, हम यहाँ पे तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ये हमने इसकी की तुलना। तो तुलना में देखिएगा तुम्हें क्या मिलेगा कि देखो, एक जे फाई ई दोनों यानी बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे e बराबर जे, आइए यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है, 2 मिल गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक एप्सिलॉन 0 मिल गया, यहाँ हमें q मिला, q के बाद कितना a मिला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 ये है, 2 हमने यहाँ ले लिया, एप्सिलॉन 0 को हमने यहाँ ले लिया, a को यहाँ कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर, कितने बराबर, सिग्मा बराबर होता है q अपॉन a।
तो यहाँ देखिए जे लिखा है Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए के बराबर कितना होता है, सिग्मा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो E बराबर सिग्मा अपॉन कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, ये तुम्हारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन था ये तुम्हारा रहा है, और हमने इसे बहुत ही आसान भाषा में बताया है। और हमको आशा भी है कि तुमको एक एक शब्द बेहतरीन तरीके से आया होगा समझ में। इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद।